दोस्तों बचपन से एक लड़का पढ़ने लिखने में बहुत तेज होता है और मैट्रिक की परीक्षा पास करता है यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद नौकरी की तलाश करने लगता है और नौकरी की तलाश करने के बाद वो अपने प्रदेश से एक दूसरे प्रदेश चला जाता है और उसे वहाँ नौकरी की तलाश होती है और वहाँ उसे एक नौकरी भी मिल जाती है जो कि स्पोर्ट की कंपनी में मिलती है। क्योंकि वो इंटरमीडिएट के बाद पढ़ने में सक्षम नहीं होता है क्योंकि उसकी जो परिवार की स्थिति होती है, आर्थिक स्थिति होती है, वो खराब होती है और उसे बेहतर बनाने के लिए वो नौकरी करना चाहता था। तो उसे दूसरे प्रदेश में नौकरी मिल जाती है और धीरे-धीरे 1 साल का समय बीत जाता है और समय बीतने के बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हत्या की सूचना के बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है और इस केस का जब खुलासा करती है, तो पुलिस के पैरों के तले से भी ज़मीन खिसक जाती है और इस घटना को जब आप सुनेंगे, तो आपके पैरों के तले से भी ज़मीन खिसक जाएगी। इस कहानी को देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें कि आखिर इस लड़के के साथ क्या हुआ था। मैं क्राइम की सच्ची घटना जो आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बिहार राज्य के एक औरैया ज़िला लगता है, वहाँ के रहने वाले सागर नाम के लड़के की है जो कि उसकी उम्र 25 वर्ष होती है। तो नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना रविंदर गंगवार। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आते हैं कहानी की तरफ। कहानी में दरअसल एक लड़का होता है जिसकी उम्र 25 वर्ष होती है और उसका नाम सागर होता है और बिहार राज्य का एक ज़िला होता है औरैया। औरैया का रहने वाला होता है। दरअसल ये लड़का इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद आर्थिक स्थिति परिवार की ठीक न होने के बाद वो नौकरी की तलाश में लुधियाना चला जाता है और लुधियाना में उसके साथ 9 अप्रैल 2017 को लगभग शाम के 5 से 6 बजे के बीच उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। तो पुलिस इस मामले का जब खुलासा करती है, तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि इस लड़के को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया था। इस पूरी कहानी को मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जब सागर की उम्र 25 साल होती है और वो सन 2016 में लुधियाना नौकरी करने जाता है, तो उसे एक स्पोर्ट की कंपनी में नौकरी मिल जाती है और वो लुधियाना के ही फ़तेहगढ़ एक कॉलोनी मोहल्ला होता है, उसमें एक मकान में रहता है और तीसरी मंजिल पर रह रहा होता है। तो घर की स्थिति खराब होने के कारण जो उसका छोटा भाई होता है श्रावण को भी वो अपने पास बुला लेता है। दोनों भाई एक कमरे में आराम से रहा करते थे। जब वो रहा करते थे, तो 9 अप्रैल की शाम को जब वो ड्यूटी से स्पोर्ट कंपनी से वापस आते हैं, तो अपने छोटे भाई से कहता है कि भाई तू खाना बना ले और मैं ऊपर थोड़ा टहल के आता हूँ। तो वो टहलने के लिए छत पे चला जाता है और छोटा वाला जो भाई होता है, वो खाना बनाने लगता है। तो बराबर के कमरे में एक लड़का होता है संजय नाम का, जो उसके ही गाँव यानी कि बिहार के औरैया ज़िले के उसके गाँव के पास का ही रहने वाला होता है। वो भाग कर आता है और दौड़ा-दौड़ा चला आता है और श्रवण से कहता है कि तुम्हारे भाई की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है और उसकी लाश ऊपर टेरेस पे यानी कि जीने में पड़ी है, जल्दी चल कर देखो। तो उसका जो भाई होता है श्रवण, वो एकदम काँप जाता है, उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो भाग कर जाता है और देखता है कि बात तो आखिर बिल्कुल ठीक है और वो रोने लगता है, परेशान हो जाता है। तो पुलिस वहाँ पर जब पहुँचती है, तो पुलिस उस कॉलोनी की जाँच-पड़ताल करती है और शव को अपने कब्जे में लेती है और जो शव होता है सागर का, वो उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तो पोस्टमार्टम में जब पुलिस को पता चलता है कि इसके शरीर पर बेरहमी से धारदार हथियारों से हमला किया गया है और पुलिस के आगे एक सवाल होता है कि आखिर इस मज़दूर लड़के की हत्या आखिर किसने की होगी, जो अपने गाँव से रोज़ी-रोटी कमाने के लिए, अपने घर की गरीबी दूर करने के लिए इस शहर में आया था और यहाँ पर इसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस कई टीमें गठित करती है और वहाँ के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुँचते हैं और वहाँ पर जाँच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जब जाँच पड़ताल करना शुरू करते हैं तो टेरेस पे जाते हैं, जीने पे भी जाते हैं और लोगों से पूछताछ भी करते हैं। लेकिन उससे पहले पुलिस को एक चीज़ देखने को मिलती है जो पुलिस भी देखकर हैरान हो जाती है कि एक मकान के सामने 200 से ज़्यादा साइकिलें क्यों खड़ी हैं। तो वो वहाँ के रहने वाले लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर इनका कहीं विवाद था या कुछ था, तो कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आती है। तो एक साइकिलों की जो भीड़ होती है, उस साइकिल को वो गौर से देख रही होती है पुलिस। तो साइकिल वालों को बुलाती है और जो मकान मालिक होता है उसे बुलाया जाता है कि आखिर ये साइकिल किसकी है? तो वो बताते हैं कि यहाँ पर जो प्रवासी मज़दूर होते हैं, जो दूसरे प्रदेश से आकर यहाँ पर मज़दूरी करते हैं, वही उन्हीं लोगों की ये साइकिल है जो इस मकान में किराए पर रहा करते हैं। दरअसल
केस का खुलासा करने के लिए पुलिस तेज़ी से जाँच कर रही होती है, तो जो साइकिलें होती हैं, उनको सभी को कहा जाता है कि आप साइकिलों को यहाँ से एक-एक करके हटाइए। तो एक साइकिल वहाँ रह जाती है और उसकी जाँच-पड़ताल जब पुलिस करती है और पूछती है कि आखिर इस साइकिल को आपने क्यों नहीं उठाया? तो वो लोग सभी पूछताछ में कहते हैं कि सर हमारी साइकिल तो ये नहीं है, इस मकान में किसी की रहने वाले की किसी की भी ये साइकिल नहीं है क्योंकि हमारी जो साइकिलें हैं, वो हम अपनी-अपनी हटा चुके हैं। जो साइकिल होती है उसमें एक चाबी भी होती है जो उसके लॉक में पड़ी होती है लेकिन लॉक खुला हुआ नहीं होता है। तो वहाँ के एक मज़दूर से लॉक खुलवाया जाता है और लॉक खुलवाने के बाद उस साइकिल की जाँच-पड़ताल की जाती है, तो पता ही नहीं चलता है कि आखिर ये साइकिल किसकी है। तो पुलिस जो मकान का मालिक होता है, उसने अपने दूसरे एरिया में कैमरे लगवाए हुए होते हैं, जो सीसीटीवी कैमरों की जाँच-पड़ताल करती है और उसी 5 से समय शाम के 6 बजे तक की वो घटना देखती है। तो उसमें एक व्यक्ति होता है, जो बहुत तेज़ी से उस साइकिल से आता है और उस मकान के अंदर जाता है और कुछ समय के बाद घबराया हुआ वापस आता है और लॉक खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक ना खुलने के कारण वो सीधे वहाँ से भाग जाता है। तो जो सागर का भाई होता है श्रवण उसको बुलाया जाता है, उससे पुलिस को फ़ोटोज़ दिखाती है सीसीटीवीज़ तो वो देख के कहता है, पहचान लेता है कि ये तो मेरा भाई है जिसका नाम अशोक है और ये हमारे ही गाँव का रहने वाला है और हमारे ही चाचा का लड़का है। पुलिस चौंक जाती है कि आखिर ये यहाँ से क्यों गायब हो जाता है और पुलिस आखिर उसकी एक तहरीर पर एक मुकदमा पंजीकृत करती है और पंजीकृत करने के बाद उस अशोक कुमार के व्यक्ति जो उसका भाई होता है, उसे उठाती है और उससे पूछताछ करती है, तो पुलिस जब उससे पूछती है तो वो टाल-मटोल करने लगता है। जब पुलिस उससे तेज़ी से यानी कि सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो बताता है कि हाँ, ये हत्या मैंने ही की है। पुलिस को वो ये घटना बताता है, तो पुलिस के भी पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है और जब आप इस कहानी को सुनेंगे और इस घटना को सुनेंगे, तो आप भी हैरान हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे कि आखिर इसने अपने ही भाई की हत्या क्यों की थी। पुलिस को वो बताता है कि सन 2016 में जब नौकरी करने सागर मेरे पास यहाँ आया था, तो वो मेरे ही साथ रहता था और गांधीनगर में स्पोर्ट की कंपनी में मैंने ही उसकी नौकरी लगवाई थी क्योंकि मैं ठेकेदारी का काम करता था और ठेकेदारी में लड़कों की ज़रूरत होती थी, मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। तो मैं बिहार से अपने ही ज़िले के, अपने ही गाँव के आस-पास के लोगों को नौकरी पर रखता था। तो इसी दौरान सागर जब उसके साथ रहता है, तो अपने वो भाई को भी सागर बुला लेता है और श्रवण और ये तीनों अशोक साथ में रहा करते थे और आराम से इनका जीवन चल रहा था, नौकरी चल रही थी। लेकिन इन लोग अशोक कहता है कि हमें खाने-पीने की काफ़ी समस्या रहती थी, तो इसीलिए मैंने अपनी पत्नी यानी बबली को बिहार से यहाँ बुलाया था और वो हमारे साथ रह रही थी, यानी कि एक ही कमरे में हम 4 लोग रहते थे और आराम से हमारा जीवन कट रहा था। हम नौकरी पर जाते थे, शाम को आते थे, खाना खाते थे। उसी दौरान सागर अपनी भाभी यानी कि बबली से मज़ाक किया करता था, तो मैं भी सोचता था भाभी-देवर का तो रिश्ता ही ऐसा होता है कि मज़ाक आपस में चलता ही है। तो इसी दौरान मज़ाक करते-करते सागर का अपनी भाभी बबली से शारीरिक संबंध बना लेता है, अवैध संबंध बना लेता है और जब एक बार अवैध संबंध बन जाते हैं, शारीरिक संबंध बन जाते हैं, तो उसके बाद का जो समय आता है वो बहुत ज़्यादा भयानक होता है और उसका कोई भी अंजाम निकल सकता है। इसी दौरान वो काफ़ी दिन बीत जाते हैं लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं थी। भनक ना होने के साथ एक दिन वो सागर को अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है। वो काफ़ी बार उसे समझाता है लेकिन वो नहीं मानता है। तो आखिर उनको समझाने की कोशिश करता है, वो लोग फिर साथ में रहने लगते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब किसी के एक बार संबंध बन जाते हैं, तो आखिर वो नहीं सुधरते हैं और लगातार शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। आखिर वो अपने पति को बबली धोखा दे रही थी। अशोक ने एक बार फिर उसे पकड़ा और वो छुट्टी लिया करता था और वहाँ पर अपनी भाभी के साथ अवैध संबंध बनाया करता था। उसी दौरान उन सभी में झगड़ा हो जाता है और वो वहाँ से उन्हें जाने के लिए कह देता है क्योंकि जब वो काफ़ी बार दोनों को समझाता है, तो वो मानते हैं उसकी नज़रों में लेकिन उसके बाद भी आखिर वो शारीरिक संबंध बनाना नहीं छोड़ते हैं। तो वो अलग रहने लगते हैं और अलग रूम पर भी जाकर वो फ़ोन से बात करने लगते हैं और आखिर इसकी भनक एक दिन फिर अशोक को चल जाती है और अशोक आखिर फिर अपनी पत्नी और अपने भाई यानी कि सागर को समझाने की कोशिश करता है और वो रात आती है यानी शाम का समय 5 से 6 बजे का होता है और तारीख होती है 9 अप्रैल सन 2017। अशोक अपनी पत्नी बबली और अपने भाई यानी कि सागर को बहुत समझाता है लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं, तो इस दौरान उन सभी में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के साथ वो अपने भाई सागर और अपनी पत्नी बबली की पिटाई भी लगा देता है और पिटाई लगाने के बाद वो उसे घर से निकाल देता है और अपनी पत्नी को बिहार भेज देता है और उन दोनों को
दूसरा रूम में रहने के लिए भेज देता है, यानी कि वो किराए पर जहाँ रह रहे होते हैं श्रवण और सागर, तो वहाँ पर वो रहने लगते हैं और उसकी जो पत्नी होती है वो बिहार चली जाती है, लेकिन फ़ोन के ज़रिए लगातार वो आपस में बातें करते होते हैं। इसकी सूचना भी अशोक को लग जाती है और अशोक उनको फिर से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। तो एक दिन जो तारीख तय होती है वो होती है 9 अप्रैल 2017 को। वो सागर को समझाने के लिए उसके जो मकान होता है वहाँ पर जाता है और उसे फ़ोन करता है कि आप तुम कहाँ हो, कि मुझे तुमसे बात करनी है। तो वो जब उसके पास कहता है कि मैं छत पर टेरेस पे हूँ, आप वहाँ आ जाओ, तो वो जाता है तो उसके सामने ही सागर उसकी पत्नी से बहुत गंदी-गंदी अश्लील बातें कर रहा होता है। तो अशोक का जो दिल होता है वो दहल जाता है और उसका जो गुस्सा होता है वो उसके सिर पर चढ़ जाता है और वो वापस लौट कर जाता है और मार्केट से एक धारदार हथियार लेकर आता है और लौट कर आकर उसकी बेरहमी से हत्या कर देता है, उसके शरीर पर कई वार करता है और उसकी बेरहमी से हत्या करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। और पुलिस को जब वो बताता है ये हत्या मैंने इसलिए की है, तो पुलिस भी उसे चार्जशीट दाखिल करती है और कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज देती है। इस कहानी को सुनाना हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था। जय हिंद, जय भारत।